हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपका गद्यांश, पद्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची बहुत सारी चीजें हैं। आपका टारगेट 90 प्लस है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले हम लोग जो 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का गद्यांश, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी है, उस गद्यांश को लिया है और आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, लाइक आपको आगे से 1 से 3 चैप्टर तक का गद्यांश बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 से 3 चैप्टर तक का इसका आप जरूर तैयार कर लो, या फिर 1 से 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो पहले देखो, चौसा के मुगल पाठन या पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। जो चौसा का एक मुगल पठान युद्ध हुआ था, वो बहुत दिन बीता जा रहा था, मतलब बहुत दिन बीत गया था। ममता जब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी कि ममता जो है 70 साल की हो चुकी है, और वो युद्ध बहुत पहले हुआ था। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। लाइक उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और ममता का, और उसका हालत बिगड़ता जा रहा था, और वो अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी एक दिन। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि थोड़ा ठंडी का समय था, शीतकाल था, शीत गिर रहे थे। ठीक है, अब उसका जीर्ण कंकाल यानी कि खांसी से गूंज रहा था, और उनको बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, लगता था कि सांस लेना भी बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी। एंड ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 नारियां या फिर स्त्रियां उसे घर घेर कर बैठी थी। यानी कि ममता थी, और उनके जो आरी बगल ममता की 2-4 स्त्रियां गांव की आई थी, वो घेरी हुई थी कि इनका तबीयत खराब हो रहा है, और इनको कुछ मतलब सेवा कर रही थी। ठीक है, एंड क्योंकि वह आजीवन सबके जीवन की दुख भागिनी रही, यानी कि जो ममता थी वो सभी के दुख और सुख में भाग लेती थी। अगर दुख है तो भी जाती थी, सुख है तो भी जाती थी। और अगर ममता सभी के दुख सुख में भाग लेती थी, तो ममता का जब तबीयत खराब हुआ तो गांव की 2 से 3 स्त्रियां भी उनके सेवा में भाग लिया। ऐसे में अभी मैं आपको इसका हिंदी अर्थ, संदर्भ सब कुछ बताऊंगा। ओके, पहले तो इसका संदर्भ लिखना है, फिर आप देखो रेखांकित अंश, जितने भी रेखा दिए गए हैं, ये सारे जितने भी रेखाएं हैं, इन सब की व्याख्या करना है। और तीसरा एक आपसे प्रश्न पूछेगा, लाइक यहां एक प्रश्न है कि मुगल पठान, जो मुगल पठान था, युद्ध से क्या आशय है, या कब और किसके बीच हुआ। ठीक है, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तो आओ हम लोग पहले इसका संदर्भ लिखना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसका व्याख्या भी करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझो संदर्भ। संदर्भ का आशय है आपको इसके पाठ तथा लेखक का नाम अच्छे से लिखना है, तो संदर्भ वो आपका हो जाता है। तो आप यहां संदर्भ अच्छे से लिख दो, तो यहां आप लिखो प्रस्तुत, ठीक है, गद्यावतरण, या फिर एक में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण। ठीक है, या फिर आप ये ना लिखो, आप वैसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत अवतरण, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपका अवतरण है, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां गद्य खंड आ ही जाता है कि गद्य खंड है। ठीक है, तो वहां लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी गद्य खंड के, अब यहां चैप्टर का क्या नाम है, ममता, ममता। ओके, ममता नामक कहानी, ये मतलब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी थी, कहानी से अवतरित है। ठीक है, जिसके लेखक, जिसके लेखक छायावादी, जिसके लेखक छायावादी युग के प्रावर्तक, छायावादी युग के प्रावर्तक। अब यहां से एक और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, छायावादी युग के प्रावर्तक साहित्यकार। अब यहां से अगर छायावादी युग का कोई भी लेखक का नाम पूछा जाए, तो आप जयशंकर प्रसाद बता देना, क्योंकि ये छायावादी युग के प्रावर्तक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं।
पाठ का नाम, ये पाठ का नाम है एवं लेखक का नाम आप अच्छे से ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता नामक कहानी से अवतरित है, जिसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको आप कई प्रकार से लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छोटे में भी लिख सकते हो, बड़े में भी। व्याख्या में इतना का करना है कि शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, एंड क्योंकि वह आजीवन सबके सुख और दुख में सहभागिनी रही है। यहां आओ हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे और आपका 6 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का आता है, ये जो है ये भी 2 ही नंबर का आता है, ठीक है। तो देखो, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि शीतकाल के प्रातः काल का समय था, शीतकाल था और उसका सुबह का समय था। कहानी में नायिका वृद्ध जो ममता को खांसी थी, यानी कि खांसी आ रही थी। जो कहानी की नायिका है ममता को खांसी आ रही थी। खांसी के कारण ही उसके श्वास लेने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था। मतलब खांसी आ रही तो खांसी लेने में उनके सांस जो थे, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, ठीक है। एंड श्वास के साथ साथ बलगम की भी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ममता अकेली थी, ममता मतलब अकेली थी झोपड़ी में, लेकिन उसका किसी के साथ भी रक्त संबंध नहीं था। उसका किसी के साथ भी रक्त संबंध नहीं था, कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं था, ठीक है। एंड जीवन के दुख और कष्ट पूर्ण अंतिम क्षणों में यदि कोई उसकी सहायता करता था, वे थी गांव की 2-3 नारियां। मतलब अगर अंतिम क्षण में, ममता की अंतिम क्षण में कोई उनकी सहायता करता था, तो वो थी गांव की 2 से 3 नारियां। वो उनकी सहायता करती थी। गांव की 2-3 नारियां थी जो उनको आगे पीछे घेरी हुई थी और वहां वो उनकी मदद करती थी। और स्त्रियां जो उनके पास उनकी सेवा में संलग्न थी, उसे घेर कर बैठी हुई थी। ममता भी सभी के सुख और दुख में संभागनी बनती थी। मतलब ममता भी सभी के दुख और सुख में जाती थी, तो इसीलिए गांव की 2 से 3 स्त्रियां उनके आगे पीछे लगी हुई थी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहां देखो, एक क्वेश्चन है, मुगल पठान युद्ध से क्या आशय है और यह कब और किसके बीच हुआ। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। यहां सा नंबर है कि मुगल पठान युद्ध से आशय मुगल शासन हुमायूं और पठान जो शेर शाह के मध्य हुए चौसा के युद्ध से है, ठीक है। मतलब ये जो था मुगल पठान युद्ध का आशय मुगल शासन हुमायूं थे और पठान शेरशाह के मध्य, इन दोनों के बीच हुआ था, ठीक है, चौसा युद्ध से। एंड यह सन 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, ठीक है। समझ में आया। तो यहां से आपसे 2 नंबर संदर्भ पूछेगा, 2 नंबर व्याख्या पूछेगा, 2 ही नंबर का एक प्रश्न पूछेगा और 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी तक अगर बात किया है तो मैं 10 वर्ष गद्यांश आपको करा चुका हूं, अगर आप हमारा लगातार वीडियोज देखते आ रहे हो, ठीक है। लगातार मैं आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो करा रहा हूं, और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो फिर नहीं जान पाओगे। वैसे में मैं कहता हूं आपको, मैं हफ्ते में 2 दिन ये देता हूं गद्यांश, ठीक है। अब आप लोग हमेशा अगर वीडियोस देखते रहोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे होंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो ऐसा में अच्छे से वीडियो को देखा करो ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं एक पद्यांश। यहां एक पद्यांश देखो लिखा हुआ है, ये एक पद्यांश है जो कि ये भी आपके मार्क 6 आते हैं। एक आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का प्रसंग, 2 नंबर का व्याख्या, कुल मिला के 6 मार्क के आएंगे। ओके, तो यहां संदर्भ कैसा लिखोगे, लिखा हुआ है मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व एंड महामंत्र गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। तो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, या फिर ठीक है इसके कवि कौन है, तो ये आपको बताना है। तो आज अब हम लोग लिखते हैं इसका संदर्भ, यहीं से आपको पता चल जाएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक लिख दो। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के, ये वो गद्य खंड था और ये काव्य खंड है। काव्य खंड, वो गद्य खंड था, ये क्या है, काव्य खंड है। काव्य खंड के, अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये भाई आप लोग जानते होंगे, धनुष भंग।
धनुष भंग से है दूसरा चैप्टर, ठीक है। शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि कौन है? जल्दी से बताओ, आप लोग जानते होंगे। जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो जिसके कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो यहां से आपको संदर्भ समझ में आ गया कैसे लिखना है, पूरा आपको आखिर कैसे संदर्भ लिखा जाता है। यहां मैं आपको इसको अच्छे से कर देता हूं ताकि आप जिंदगी में भूल ना पाओ संदर्भ लिखना, ठीक है। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग आओ देख लेते हैं। अगर थोड़ा संदर्भ में गलत वलत लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से लिखो लेकिन गलत ना हो। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं होता कि बच्चे सोचते हैं यार कुछ गलत ना हो जाए, नहीं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आपका पाठ का नाम, जो पाठ का नाम है ये पाठ का नाम ये और लेखक का नाम बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, बस आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप ऐसा भी लिख दो संदर्भ तो कोई दिक्कत नहीं है। पाठ का नाम अगर ना याद हो तो आप ऐसे लिख दो कवि का नाम, फिर आप ऐसे ऐसे लिख दो पाठ का नाम जो है धनुषभंग और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास, तो भी आपका फुल मार्क दिया जाएगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। लेकिन बच्चे ऐसे लिखते हैं तो मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। और इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए एक मंच बना हुआ था, जो कि आप लोग रामायण में देखे होंगे। मंच पर भाई रामायण देखो, इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो रामायण देखो, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपकी विवरण किए गए हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरा वही लिख दिया गया है। श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का चित्रण किया गया है, मतलब मंच पर चढ़ रहे थे वही। ओके, तो यहां से आपको यही लिखना है जो उसमें चित्रण किया गया हो पूरे में। तो यहां जब श्री राम जी उस मंच पर, ऐसे मंच बना हुआ था, वहां ऐसे भैया धनुष रखा हुआ, धनुष तो बनेगा नहीं, अरे ऐसे बना हुआ था, तो वहां बना हुआ था। तो श्री राम जी चढ़े इस धनुष को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये धनुष तोड़ने का चित्रण इसमें किया गया है। व्याख्या में देखो, प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखियों से शंका प्रकट करती हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर, अगर एक बार पढ़ोगे तो इसमें डूब जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पढ़ोगे। देखो जब सीता माता सोचती थी कि हमेशा हमारा शादी राम जी से हो, क्योंकि वहां सारे राक्षस थे सारे लोग, तो वहां अगर राक्षस से किसी की शादी की जाए तो उतना मतलब अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। तो वहां रावण थे, रावण के कुछ ऐसे लोग थे, तो वो लोग धनुष तोड़ने में असमर्थ रहे। तो अब जब श्री राम जी की बारी आई तो हुआ क्या कि सीता माता की माता, ठीक है, वो क्या हुआ, वो सोचते थे भाई श्री राम तो छोटे से हैं, अब जब इतने बड़े बड़े राक्षस धनुष नहीं तोड़ पाए तो श्री राम जी कैसे तोड़ेंगे, तो और भी ज्यादा छोटे हैं। लेकिन छोटा बम बड़ा धमाका नाम सुना होगा, तो यहां से समझकर जो श्री राम जी की माता थी, वो अपने सखियों के साथ शंका प्रकट करती हुई क्या कहती हैं कि तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनकी वो समझाती है, मतलब कुछ कहीं तो फिर सखी उनकी उदाहरण के द्वारा समझाती हैं। क्या कहती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है, कहती हैं कि जैसे जिस मंत्र के वशीभूत होकर सभी देवता ब्रह्मा या फिर विष्णु महेश आदि सभी आदि देव विवश होकर भक्ति की पुकार सुनने को विवश हो जाते हैं, वह मंत्र अत्यधिक छोटा है और अत्यंत विशाल और मत महाराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में ले लेता है। वो मंत्र क्या है?
प्रहलाद जी को आप जानते हो, प्रहलाद जी, जब प्रहलाद जी को फेंका गया कि इस पर गजराज को चढ़ाया जाए, तो वो उस मंत्र को पढ़ रहे थे कि गजराज भी हाथ जोड़कर चले गए, भैया हमसे नहीं होगा। ऐसे में वो मंत्र क्या था जानते होंगे आप लोग, वैसे नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो था मंत्र ओम। ओम एक छोटा सा मंत्र, ओम एक छोटा सा मंत्र जो पूरे मतलब चीज को हिला कर रख दिया। ऐसे में किसी चीज को छोटा मत समझो, श्री राम जी को छोटा मत समझो, उस मंत्र को छोटा मत समझो, क्योंकि वो सारी चीज छोटी भले हैं लेकिन बहुत ज्यादा उनकी शक्ति है। भले ही भाई छोटे से भले थे श्री राम जी, लेकिन उनके पास शक्ति थी उस धनुष के जैसा 10 धनुष को तोड़ने का। तो यहां से आपको व्याख्या समझ में आ गया। जब आपका उस चीज से इंटरेस्ट रहेगा तभी आप समझ पाओगे। लाइक इस पद्यांश को पढ़ने के बाद जब मैं व्याख्या कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, और जब मेरा इंटरेस्ट बन गया तो आप लोगों को और अच्छे से समझाया मैंने। अब जैसे अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज से बन जाता है वो ज्यादा समझ में आता है। लाइक अगर आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट बन गया तो पढ़ाई समझ में आएगा। अगर आप फिल्म देखते हो, फिल्म से इंटरेस्ट हो गया तो बीच में छोड़कर नहीं जाओगे जब तक खत्म ना हो जाए। तो आप इंटरेस्ट किससे बनाना है? पढ़ाई से। क्यों बनाना है भाई? टारगेट 90+ है, 90% लाने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आप लोग पढ़ाई करो और 90% ला के दिखाना है यार, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। आ जाओ यहां आप देखो पर्यायवाची। पर्यायवाची में मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता देता हूं। इससे बाहर आपके पूछे जा सकते हैं लेकिन ये भी उसी में रहेगा। अब भाई 5 से 6 पर्यायवाची में 2 लिखना पड़ता है, तो ऐसे में ये सारी चीजें उपस्थित रहेंगी। तो आओ हम लोग एक एक को देखते हैं। पहला आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश नाम सुना होगा आप, क्लास 8th से पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को याद बहुत कम ही लोगों को होगा। आकाश का होता है अंबर और गगन। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, लाइक इस घर का नाम है रोहन और स्कूल का नाम है लकी, तो ऐसे में कई सारे नाम होते हैं। लाइक अगर स्कूल का नाम कुछ अलग है, घर का नाम कुछ अलग है, मैच खेलने जा रहे हैं वहां का नाम कुछ अलग है, रोहित शर्मा, धोनी, ये सब है। तो ऐसे में उसी प्रकार से आकाश का कई सारे नाम है। एक है अंबर, एक है गगन, दूसरा कमल। कमल का भी कई सारे नाम है। एक है नीरज, एक है अंबुज। क्या है? नीरज है एवं अंबुज है, ठीक है। तो यहां से कमल का भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है सूरज। सूरज का भी कई सारे पर्यायवाची हैं। सूरज का जो पर्यायवाची है वो है भानु एंड भास्कर। क्या है? भानु है एवं भास्कर है, ठीक है। समझ में आया? भानु और भास्कर किसका? सूरज का। 3 आपको समझ में आ गए। चौथा देखो पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची आप लोग जानते हो कि नहीं? यहां भले ही लिखा हो यार, लेकिन आपको कभी ना कभी यार सोचा होगा, कभी भी आप कुछ करते हो यार, फूल को तोड़ लाओ। फूल, फूल एक ऐसा नाम है जो हर एक लोग यूज करते हैं, लेकिन अचानक में पूछ लिया जाए पुष्प का कब पर्यायवाची शब्द, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वो उतना ज्यादा आप उपयोग नहीं करते हो। तो इसीलिए आप याद रखना कुसुम और फूल। जल का पर्यायवाची तो आप लोग जानते ही हो, जल ही जीवन है। तो जल का पर्यायवाची क्या है? पानी और जीवन। या फिर अगर आपसे पानी का पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो जल ही जीवन है। यहां से आपके 2 पर्यायवाची, एक जल है एक जीवन है, ठीक है, याद रखना। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वायु का पर्यायवाची शब्द होता है पवन और हवा। पवन का नाम भी सुना होगा और हवा का नाम भी सुना होगा। वायु, वायु आप लोग जानते हो यार, दिन भर ऑक्सीजन लेते हो यार, फिर भी नहीं जानते हो। तो वायु एंड बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ एंड जलद। मेघ, अगर जलद को जलज कर दिया जाए तो वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है? कमल का। लेकिन अगर जलद है तो ये किसका है? नहीं, जलज अगर हो जाए तो आई होप कि बादल का हो जाता है, कुछ ऐसे है, ठीक है, देख लेना। नहीं, हाँ, जलद तो इसका बादल का है, जलज, ठीक है। अब देखो, अब उपसर्ग का मैं आपको 3 नंबर पक्का कराता हूं। ऐसे आपकी सीरीज चलेंगी कई सारी, ऐसे ऐसे पक्का करते करते 70 नंबर पक्का कर देंगे। तो देखो, पहला है अन। अन आपको आगे जोड़ना है और ऐसा शब्द बनाना जिसका कोई अर्थ हो। अनर्थ और अनाचार, ठीक है। उपसर्ग मतलब होता है आगे जोड़ना, ठीक है। उप मतलब आगे। सु का होता है सुंदर एंड सुमार्ग या फिर सुगम। कई सारे हो जाते हैं भाई, सुंदर, सुमार्ग, सुगम एंड और सारी चीजें हैं, याद करो तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सुमन, ठीक है। यहां अब देखो, तीसरा परी। परी का होगा परिवार एंड परिजन। क्या होगा? परिवार एवं परिजन। चौथा है सह। सह का होगा सहमत और सहपाठी। क्या होगा? सहमत एवं सहपाठी। 5वां उपकार और उपसंहार। तो भाई इतना मैंने आपको आज पढ़ा दिया है।
अब अगली क्लास आप लोगों की जल्दी ही चलने वाली है। जितनी सारी चीजें हैं भाई, 4 से 5 पेज पढ़ा दिया मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। यहां से अगर आपको अगली क्लास चाहिए तो इस वीडियो को आपको 1000 लाइक तक फटाफट फटाफट कर दो जल्दी से एक दिन में, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके मतलब नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, चैनल पर नया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको फुल मोटिवेट करने के लिए, सर को अपनी फुल मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो यहां से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। सभी नोट कर लो, जो जो पढ़ाया गया नोट कर लो, वीडियो पीछे करके पूरा नोट कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।